दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 22 जुलाई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लग रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार के सभी जामा मस्जिद सहित अलग अलग मस्जिदों में बुधवार की सुबह यानी कि कल सुबह 7 बजे से अकीदत के साथ ईद उल अजहा यानी कि बकरीद की नमाज अदा की गई। जहां कुछ लोगों ने गला मिलकर बकरीद पर्व की बधाई दी तो कोरोना को लेकर अधिकांश लोगों ने गला मिलने से भी परहेज किया और हाथ मिलाकर ही एक दूसरे को बकरीद की बधाई दी। इस दौरान मस्जिद के इमाम द्वारा देश की अमन और शांति के लिए दुआएं मांगी गई। आपसी भाईचारा के साथ साथ कोरोना से हिफाजत के लिए भी अल्लाह से दुआएं की गई। हालांकि कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार के निर्देश और जिला प्रशासन की अपील के बाद ईदगाह के मैदान में बकरीद की नमाज अदा नहीं की गई। जिन लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने इलाके के मस्जिदों में नमाज अदा की। ईद उल अजहा यानी कि बकरीद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने घरों में सेवइयां और मिठाई खाकर पर्व मनाया। साथ ही अल्लाह के हुक्म को मानते हुए अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी दी। हैसियतमंद लोगों द्वारा अपने अपने घरों में बकरी की कुर्बानी की गई। दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है। साथ ही साथ कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। खबर के अनुसार ये गाइडलाइन बिहार पंचायत चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए जारी किया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने कई तरह के नियम कानून बनाए हैं जिसका पालन सभी लोगों को अनिवार्य रूप से करना ही होगा। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइंस जारी की गई है उनमें से है कि चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी अभ्यर्थी यानी कि उम्मीदवार किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। नई गाइडलाइंस के अनुसार पंचायत चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थलों का उपयोग नहीं होगा। चुनाव प्रचार के दौरान जातिगत या फिर धार्मिक भावनाओं को ठेस करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव जीतने के बाद भी धार्मिक, जाति और भाषा भावनाओं का भी सहारा उम्मीदवार नहीं ले सकेंगे। अगर किसी की भावना आहत करने वाली बात सामने आई, किसी ने घरों के सामने नारेबाजी की तो कार्रवाई होगी। किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा आदि का उपयोग भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या फिर दल के झंडा आदि से चुनाव प्रचार उम्मीदवार नहीं कर सकेंगे। पंचायत चुनाव में मतदान हैंड ग्लव्स पहनकर ही ईवीएम का बटन दबाएंगे। यानी कि अगर आप पंचायत चुनाव में मतदान करने के लिए जाएंगे तो पहले आपको हैंड ग्लव्स पहनना होगा, उसके बाद ही आपको बटन दबाना होगा। दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही बीजेपी के स्टैंड का साथ नहीं दिया हो, लेकिन अब बीजेपी ने भी जनगणना को लेकर नीतीश कुमार को झटका दे दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया था। इसके लिए बिहार विधानसभा से एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में जाति आधारित जनगणना नहीं होगी। संसद के मानसून सत्र में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि साल 2021 की जनगणना जाति आधारित नहीं होगी। मोदी सरकार ने नीतिगत मामलों के रूप में जनगणना में एससी एसटी के अलावा कोई भी जातीय जनगणना नहीं करने का फैसला किया है। दोस्तों पटना का वीवीआईपी माने जाने वाले क्षेत्र भी अब चोरों के आतंक से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहां चोरों ने पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के घर में ही सेंधमारी कर डाली। साथ ही इनके घर से चोर 2,25,000 रुपए की चोरी कर ले गए। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जहां चोरी की यह वारदात हुई है वहीं प्रेम कुमार के पड़ोसी के तौर पर बिहार पुलिस के डीजीपी एसके सिंघल रहते हैं। इसके अलावा सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में ही सीएम नीतीश कुमार का आवास है। वही पटना हाईकोर्ट के जज, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापति, डिप्टी सीएम जैसे वीवीआईपी के आवास हैं, जिससे पटना में यह क्षेत्र अति सुरक्षित समझा जाता है। पर अति सुरक्षित इलाके में चोरी की घटना को अंजाम देकर चोरों ने बिहार पुलिस को चुनौती दे डाली है। दोस्तों बिहार में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 20 जिलों में जमीन का सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे के दौरान सरकारी जमीन की डिटेल्स तैयारी की जा रही है। बहुत जल्द सरकारी जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराया जा सकता है। खबर के अनुसार राजस्व विभाग की तरफ से सभी जिलों के सरकारी जमीन का सर्वे करके भेजने के लिए कहा है। बिहार के 20 जिलों में भूमि का सर्वे के बाद अभी तक 90,688 सरकारी प्लॉटों की जानकारी मिली है। इसमें कई जमीन पर अवैध कब्जा है। आपको बता दूं कि राजस्व विभाग ने सभी विभागों से
2 साल पहले ही सरकारी जमीन का ब्यौरा मांगा था, लेकिन अभी तक इसका ब्यौरा जुटाया नहीं गया है। जहां बहुत जल्द इसकी गति में तेजी लाई जाएगी और सरकारी जमीन का ब्यौरा एकत्रित किया जाएगा। जहां बिहार के जिन जिलों में सरकारी कब्जा हटाया जाएगा वे जिला है नालंदा, जहानाबाद, मुंगेर, लखीसराय, सुपौल, अररिया, अरवल, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, जमुई, शिवहर, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, बांका, शेखपुरा, बेगूसराय और मधेपुरा में जमीन का सर्वे किया जा रहा है तथा सरकारी जमीन का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप पटना में रहते हैं और चोरी का बिजली जलाते हैं तो फिर अभी से सावधान हो जाइए। जब बिजली चोरी करने के आरोप में 9 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है। बिजली चोरी करने वालों के विरुद्ध इन दिनों ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। राजधानी पटना का शहरी इलाका हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, बिजली चोरी के जुर्म में सख्त एक्शन लिया जा रहा है। जहां उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। विद्युत विभाग की टीम छापेमारी करके लोगों को गिरफ्तार कर रही है और साथ ही साथ लाखों रुपए का जुर्माना भी ठोका जा रहा है। जहां पटना के सबसे व्यस्तम इलाके में से एक बोरिंग रोड में मंगलवार को बिजली विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यह बोरिंग रोड के एक व्यक्ति पर 2,86,000 का जुर्माना ठोका गया, जो चोरी से बिजली जला रहा था। इस शख्स के खिलाफ थाने में FIR भी दर्ज कराई गई है। अगर आप भी बिजली चोरी करके जला रहे हैं तो फिर संभल जाइए, नहीं तो फिर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है और पछताना भी पड़ सकता है। दोस्तों, मोदी सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी मौत की जानकारी राज्यों द्वारा नहीं दी गई है। यह सरकार के इस जवाब पर सियासी घमासान मच गया है। यह दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश भर के तमाम इलाके से ऑक्सीजन की कमी की गई और इसके चलते मौत की खबरें सामने आई थी। यह कोरोना और ऑक्सीजन पर सरकार के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का एक पुराना वीडियो भी शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में नितिन गडकरी कहते दिखाई दे रहे हैं कि कोरोना के इस समय में हमारे देश में अनेक लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। ये नितिन गडकरी ने कहा है, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। कोविड में इस समय हमारे देश में अनेक लोगों को ऑक्सीजन के कमी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, बिहार में 3 साल से अधिक समय तक एक ही जगह पर जमे रहने वाले पुलिस कर्मियों का तबादला किया जाएगा। यह बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य भर में ऐसे सभी पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक के पुलिस कर्मियों को चिन्हित करके उनके तबादले का आदेश दिया है। DGP SK सिंघल के अनुमोदन के बाद इस तरीके का तबादला आदेश जारी किया गया है। DIG कार्मिक के द्वारा जिलों के SSP, SP और कमांडेंट के अलावा प्रशिक्षण कॉलेज के प्राचार्य को इसको लेकर एक पत्र भी लिखा गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने यह कदम लंबे समय से पुलिस कर्मियों और पुलिस अधिकारियों के एक ही कार्यालय और थाने में पदस्थापित रहने की मिली शिकायतों के बाद उठाया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1 साल में पेट्रोल 21 रुपए महंगा हो गया है। जी हां, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर है। देश के 19 राज्यों में इस समय पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार जा चुके हैं, तो वहीं कई शहरों में 110 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। मई की शुरुआत में घरेलू तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। अगर पेट्रोल डीजल की रेट की बात करें तो बीते 1 साल में ही पेट्रोल 21 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। अगर हम पिछले जुलाई यानी कि जुलाई 2020 की बात करें तो 21 जुलाई 2020 को दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपए 43 पैसे और डीजल 81 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर पर था, जो आज बढ़कर पेट्रोल 101 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो गया है। यानी कि इस 1 साल में पेट्रोल 21 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। देश के कम से कम 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के स्तर को पार कर गई है, जिनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, लद्दाख, बिहार, केरल, पंजाब, सिक्किम और नागालैंड शामिल है। दोस्तों, बिहार में शारीरिक शिक्षकों की बहाली का मुद्दा सुलग उठा है। यह लंबे समय से इस मामले में सरकार की ढिलाई पर हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जताई है और जल्द ही जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। यह दरअसल बिहार में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर विवाद लगभग 5 साल से चल रहा है। साल 2015 में केंद्र सरकार ने इसको लेकर एक नई नीति बनाई थी। इस नीति के तहत देश के सभी विद्यालयों में कम से कम एक फिजिकल टीचर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई। केंद्र सरकार की इस नीति को बिहार सरकार ने भी जल्द लागू करने का फैसला किया था, लेकिन केंद्र सरकार की इस नीति के बनने के 6 साल बाद भी बिहार में एक भी शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है।
दोस्तों, कोरोना के कहर के बीच एक और डराने वाली खबर सामने आई है। यह दिल्ली के एम्स अस्पताल में बर्ड फ्लू के मरीज की पहली मौत हुई है। यह राजधानी दिल्ली के एम्स में 11 साल के बच्चे की एवियन इन्फ्लुएंजा से मौत हो गई, यानी कि बर्ड फ्लू से मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद संपर्क में आए सभी अस्पताल के कर्मचारियों को आइसोलेशन में रखा गया है। यह बर्ड फ्लू को लेकर अब तक राहत की बात यह थी कि देश में इससे किसी की मौत की खबर सामने नहीं आई थी, लेकिन 11 साल की बच्चे की मौत की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। इसके साथ ही सरकार और आम लोगों की चिंता को भी बढ़ा दिया है। इस साल की शुरुआत में बर्ड फ्लू को लेकर देश के कई राज्यों में पक्षियों की मौत के बाद अलर्ट जारी किया गया था। दोस्तों, बिहार में बन रहा देश का पहला ब्रिज, जहां पर नदी के ऊपर होगी पार्किंग की व्यवस्था। यह परिचालन मार्च 2022 से शुरू होने की उम्मीद है। यह कई जिलों को इसका सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। बिहार में इस समय गंगा नदी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसके कारण अभी बिहार के गंगा नदी पर कई निर्माण कार्य को रोक दिया गया है, जिसमें कि खगड़िया और भागलपुर को जोड़ने वाली एक महत्वाकांक्षी पुल अगुवानी सुल्तानगंज महासेतु भी शामिल है। पुल के निर्माण के बाद कई जिलों को सबसे बड़ा फायदा होगा। इस पुल के निर्माण हो जाने के बाद भागलपुर और खगड़िया की दूरी कम हो जाएगी। साथ ही साथ दोनों जिलों के परिवहन की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो जाएगी। इसके साथ निर्माण के बाद यह सेतु उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण सेतु बनकर सामने आएगा। आपको बता दूं कि पर्यटन के लिए भी यह सेतु अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको यह भी बता दूं कि यह देश का पहला पुल होगा जहां पर किसी नदी के ऊपर पुल पर ही गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था होगी। इसके अलावा इस पुल पर डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बनाया जा रहा है, जहां पर लोग इस डॉल्फिन और गंगा का दीदार भी नजदीकी से लोग कर पाएंगे, जो अपने आप में खास है और पर्यटन को आकर्षित भी करेगा। दोस्तों, बिहार को मोदी सरकार ने 2 बड़ी सौगात दी है। जी हां, बिहार में पटना के अलावा गोपालगंज में भी आयुष हॉस्पिटल को बनाने की मंजूरी मिली है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने 6 करोड़ 40 लाख रुपए भी गोपालगंज जिला प्रशासन को आवंटित कर दिया है। ये जानकारी गोपालगंज के जदयू सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आलोक कुमार सुमन ने दी है। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कहा है कि उनके प्रयास के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पटना के बाद गोपालगंज को यह सौगात दी है। आयुष मंत्रालय के द्वारा गोपालगंज में 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा। यह हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड होगा। यहां पर आयुर्वेद, होम्योपैथी, योगा सहित अन्य माध्यम से मरीजों का इलाज किया जाएगा। दोस्तों, डीएलएड कोर्स में नामांकन लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यह बिहार में अब मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग कॉलेजों में 2 साल के डीएलएड कोर्स में बिना प्रवेश परीक्षा के ही नामांकन होगा। शिक्षा विभाग की तरफ से मंगलवार को जो आदेश जारी किया गया है, उसमें बताया गया है कि कोरोना महामारी से पैदा हुई स्थिति और अन्य कारणों की वजह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से संयुक्त प्रवेश परीक्षा नहीं ली जा सकी है। इस परीक्षा के आयोजन में काफी देरी हो चुकी है, इसीलिए सत्र 2021 से 23 में एडमिशन अंकों के आधार पर लिया जाएगा। दोस्तों, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में पिछले 24 घंटे में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से उत्तर बिहार के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कमला, कोसी और बागमती कई इलाकों में खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। सोमवार देर रात से मंगलवार 10 बजे दिन तक हुई बारिश से एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कमला नदी जयनगर में दूसरी बार उफना रही है। सुबह में डाउन स्ट्रीम में 68 सेंटीमीटर बहने लगी नदी का जलस्तर दिन के 12 बजे तक 1 मीटर बढ़कर 69 सेंटीमीटर पहुंच गया। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से जनता दरबार कार्यक्रम का सिलसिला शुरू किया है। नीतीश कुमार पिछले 2 हफ्तों से जनता दरबार कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं और इस दौरान उनके सामने सैकड़ों की तादाद में फरियादी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार कार्यक्रम के दौरान शुरुआती दौर में जो फीडबैक मिल रहा है, उसके मुताबिक नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना के तहत राज्य के यानी कि बिहार के विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की थी, लेकिन अब इन्हीं योजनाओं के काम का जिम्मा जिन विभागों को मिला, उन्हीं विभागों से शिकायत सबसे ज्यादा सामने आई है। 7 निश्चय की सबसे लोकप्रिय योजना नल का जल और ग्रामीण सड़क के साथ साथ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और पंचायती राज विभाग के साथ साथ अन्य विभागों से जुड़ी योजनाओं को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें जनता दरबार में सुनने को मिली है। पिछले 2 सोमवार को जनता दरबार कार्यक्रम में जो शिकायतें सामने आई है, उसके आधार पर यह बात सामने आई है कि नल का जल, ग्रामीण सड़क, समाज कल्याण, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, पंचायत
पंचायती राज, स्वास्थ्य और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में बड़ी तादाद में गड़बड़ी की शिकायतें हैं। यह खुद मुख्यमंत्री जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो उन्हें जो फीडबैक मिल रहा है वह चौंकाने वाला है। जब पंचायती राज विभाग से जुड़े मामलों में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच के आदेश भी दे डाले हैं। यही हाल नल जल योजना का है। योजना को लेकर बीते सोमवार को एक फरियादी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके सामने कह दिया है कि आपकी 7 निश्चय योजना फेल है। नल का जल योजना में बड़ी गड़बड़ी है और शिकायत करने पर अधिकारी कोई कदम नहीं उठाते हैं। यह इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की सबसे दूरदर्शी योजना में से एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अब सरकार के लिए गले की फांस बनकर रह गई है। यह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़ी शिकायतें लेकर जनता दरबार में पहुंचने वाले युवाओं की बड़ी तादाद देखी गई है। इस बार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को है जो सरकार की तरफ से नीति में बदलाव किए जाने के बाद योजना का लाभ उठाते हुए एक किस्त की रकम उठा चुके हैं, लेकिन आगे उनका भविष्य अधर में है। यह पहली किस्त के बाद आगे की रकम इस योजना के तहत गाइडलाइन में बदलाव किए जाने के कारण युवाओं को नहीं मिल पा रही है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये दावा करते हैं कि बिहार में ग्रामीण सड़कों के निर्माण का काम पूरा किया जा चुका है। एक बस्ती से दूसरे को जोड़ने के लिए सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया है उसके तहत अब कहीं भी कच्ची सड़क नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस दावे के उत्तर ग्रामीण सड़कों के निर्माण से जुड़ी शिकायतें भी जनता दरबार में खूब आई। पिछले जनता दरबार में तो हाल यह हो गया कि मुख्यमंत्री को कहना पड़ा है कि ऐसी कोई भी जगह है क्या जहां ग्रामीण सड़क का निर्माण नहीं हुआ हो। अगर ऐसा है तो वाकई उनके लिए अचरज की बात है, यानी कि शौक की बात है। दोस्तों, पटना का गोलघर ऐतिहासिक धरोहर है। इसे बिहार की शान और पटना की पहचान कहा जाता है। ये गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। 20 जुलाई 2021 को ये गोलघर 235 साल का हो गया है। इसे 1979 में राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। 1770 में आई भयंकर सूखे के दौरान करीब 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। यह तभी तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई। ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन ने अनाज के भंडारण के लिए गोल ढांचे का निर्माण 20 जनवरी 1784 को शुरू किया। यह ब्रिटिश फौज के लिए इसमें अनाज सुरक्षित रखने की योजना थी। इसका निर्माण कार्य ब्रिटिश राज्य में 20 जुलाई 1786 को पूरा हुआ। इसमें एक साथ 1,40,000 टन अनाज रखने की क्षमता है। यह गोलघर का आकार 125 मीटर है। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। इसमें कोई पिलर नहीं है। इसकी दीवारें आधार में 3.6 मीटर मोटी है। गोलघर के हाइट यानी कि शिखर पर करीब 3 मीटर तक ईंट की जगह पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, बिहार के कई चीनी मिलों को नीतीश सरकार नीलाम करेगी। इसको लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। गन्ना विभाग की ओर से जिलों के डीएम को पत्र लिखा गया है जिसमें कई चीनी मिलों को नीलाम करने की बात कही गई है। इस बात की जानकारी विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार के गोपालगंज में स्थित सासा मूसा चीनी मिल और सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल ने अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। गन्ना किसानों को अभी तक इन चीनी मिलों की ओर से राशि भुगतान नहीं किया गया है, जबकि सरकार ने जल्द से जल्द भुगतान करने का आदेश दिया है। 31 जुलाई तक बकाया राशि का भुगतान करने का सरकार ने समय दिया है। यह मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया है कि सासा मूसा चीनी मिल पर 40 करोड़ रुपए बकाया है, जबकि रीगा चीनी मिल पर 60 करोड़ रुपए बकाया है। इस राशि का भुगतान करने पर सरकार ने निर्देश दिया है, लेकिन अभी तक इन मिलों ने बकाया राशि जमा नहीं किया है। ऐसे में अब इन मिलों को नीलाम करके राशि की वसूली की जाएगी। यह नीलामी से प्राप्त रकम से गन्ना किसानों को भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में 36,000 नियोजित शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। जिन शिक्षकों ने विशेष पोर्टल पर अपना डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया है उनकी नौकरी जा सकती है, क्योंकि पहले ही सरकार की ओर से सख्त दिशा निर्देश जारी किया गया है कि पोर्टल पर दस्तावेज जमा नहीं करने वाले शिक्षक फर्जी माने जाएंगे और ऐसे में उनकी नौकरी भी जा सकती है। जब बिहार में नियोजित शिक्षकों यानी कि परसों तक ही अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का समय दिया था, जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है उनकी नौकरी खतरे में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा किया है उन्हें नीतीश सरकार पहले सॉकॉज नोटिस भेजेगी और फिर बाद में उसके विरुद्ध यानी कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि दस्तावेज नहीं जमा करने वाले टीचरों को सरकार फर्जी मानेगी। ऐसे शिक्षकों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। नौकरी से बर्खास्त करने के साथ साथ फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार उनसे वेतन भी वसूलेगी। आपको बता दें कि साल 2006 से 2015 के बीच की गई नियुक्ति में 91,000 से ज्यादा नियोजित शिक्षकों में से 65,000 शिक्षकों ने ही निगरानी जांच के लिए विशेष पोर्टल पर अपना दस्तावेज अपलोड किए हैं। इस हिसाब से देखें तो 36,000 नियोजित शिक्षकों ने दस्तावेज अपलोड नहीं किया है, या फिर सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि ये 36,000 शिक्षक फर्जी है।
दोस्तों बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में पार्टी को उनके विकल्प की तलाश है। लालू यादव ने खुद जगदानंद सिंह को उनके विकल्प तलाशने की जिम्मेवारी सौंपी है। दरअसल 1.25 साल बाद उनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन वे अभी से पद छोड़ने की पेशकश कर रहे हैं। लेकिन पार्टी के पास फिलहाल उनका कोई विकल्प मौजूद नहीं है। आरजेडी बिहार के समीकरण को देखते हुए किसी स्वर्ण को ही अध्यक्ष पद सौंपना चाहती है। फिलहाल पार्टी के पास जगदानंद जैसे कद वाला कोई और स्वर्ण नेता मौजूद नहीं है। जगदानंद सिंह आरजेडी के भरोसेमंद होने के साथ ही बिहार में बड़ा कद भी रखते हैं। वैसे तो सहरसा के अशोक कुमार भी स्वर्ण समाज से ही आते हैं, वे पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन कहा जाता है कि जगदानंद वाला अनुशासन उनमें नहीं है। यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव को दूर दूर तक उनका विकल्प नहीं दिख रहा है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट के बावजूद भी इसका फायदा आम ग्राहकों को नहीं मिल पा रहा है। जी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 14 जुलाई को 76.72 प्रति डॉलर बैरल तक पहुंच गए, लेकिन दुबई और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते और कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बाद कच्चा तेल 11% तक लुढ़क चुकी है। लेकिन पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों ने कच्चे तेल की कीमत गिरने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। दिल्ली में 14 जुलाई को पेट्रोल के दाम 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पर थे, जो 21 जुलाई को बढ़कर 101 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर पर हो गया है। कच्चे तेल के दाम में गिरावट का फायदा यह हुआ है कि पेट्रोल कंपनियों ने पिछले 4 दिन से पेट्रोल और पिछले 6 दिन से डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन कच्चे तेल की कीमतें में कमी का फायदा भी ग्राहकों को नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों मोदी सरकार के इस दावे के बाद कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जिसके बाद बिहार में भी सियासत शुरू हो गई है। जी मोदी सरकार के दावे को सही ठहराते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी पटना में कहा है कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। कोरोना के सेकेंड वेव के शुरुआती दिनों में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी जरूर हुई थी, पर समय रहते हुए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की पूरी पूर्ति कर ली गई। इस कारण ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई है। जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कांग्रेस पर राजनीतिक करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस पिछले 70 सालों से सिर्फ शासन करना जानती है। यह केंद्र के दावे के बाद बिहार में राजनीति का पारा गर्म हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बयान के बाद कांग्रेस ने इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताया है। यह कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है कि कोरोना काल में सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान गई है। लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण छटपटा रहे थे और उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। आज किस तरीके से यह दावा कर रहे हैं कि बिना ऑक्सीजन के किसी की भी मौत नहीं हुई है। यह दूसरी तरफ आरजेडी ने भी केंद्र सरकार के दावे पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया है। जी आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि यह पूरी तरीके से बकवास और सरासर झूठा दावा है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में बड़े संख्या में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत हुई है। दोस्तों मंगलवार सुबह की भारी बारिश दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर बीते 8 महीने के लंबे समय से मोर्चा लगाकर डटे किसानों पर भी पूरी आफत बनकर बरसी है। यह भारी बारिश ने टेंट लगाकर बैठे किसानों को बेघर कर दिया और वे अब आसमान के नीचे खुली छत के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। यह बारिश के साथ पूरी तरीके से टेंट डूब चुके हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, और ये किसी खौफनाक दृश्य से कम नहीं लग रहा है। यह भारी बारिश के कारण आई इस मुसीबत के बावजूद भी किसानों के हौसले बुलंद हैं। दोस्तों कोरोना महामारी के बीच बिहार के विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई है। यह बिहार सरकार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण के द्वारा इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह सरकार के गृह विभाग की ओर से भेजे गए नोटिफिकेशन में कोरोना संक्रमण को लेकर परीक्षाएं स्थगित करने की बात कही गई है। यह हालांकि इससे पहले 5 जुलाई 2021 के आदेश में सरकार ने कहा था कि विश्वविद्यालय और कॉलेज एग्जाम ले सकेंगे, लेकिन आज के नोटिफिकेशन में सरकार ने अपने पिछले आदेश पर रोक लगा दिया है। दोस्तों आधार कार्ड होल्डर के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, अब घर बैठे कोई भी व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर आसानी से बदल सकता है, यानी कि भाग दौड़ से छुट्टी मिलेगी। जी हाँ, और इसके लिए बहुत अधिक शुल्क भी नहीं लगेगा। तो आइए जानते हैं इस स्पेशल सुविधा के विषय में जिसकी शुरुआत हो रही है, या यूं कहें कि जिसके लिए नियमों में बदलाव हुआ है। अभी तक मोबाइल नंबर को आधार कार्ड में अपडेट करना होता था तो लोगों को तय किए गए सेंटर पर ही जाना पड़ता था, लेकिन इस दौरान लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था।
इसी प्रक्रिया को आसान बनाते हुए अब पोस्टमैन के जरिए भी आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, यानी कि आपका काम अब घर बैठे हो जाएगा। इस नई सुविधा का लाभ 650 इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के 1,46,000 पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवा के जरिए लोग उठा सकेंगे। आपको बता दूं कि अभी IPPB ही मोबाइल अपडेट की सुविधा देता था। हाल ही में आधार इश्यू करने वाली संस्था UIDAI ने आधार की अलग अलग सुविधाओं को लेकर शुल्क में बदलाव किया है। यह नया आधार बनवाना आज भी फ्री है, लेकिन अगर आप अपना एड्रेस बदलवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 50 रुपए का शुल्क देना होगा। अगर बायोमेट्रिक बदलाव चाहते हैं तो इसके लिए जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। इस खास सुविधा के लिए 100 रुपए शुल्क देना होगा। दोस्तों, RSS चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि CAA किसी भारत के नागरिक के खिलाफ बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमानों को CAA से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन्होंने कहा है कि देश के बंटवारे के बाद एक आश्वासन दिया गया है कि हम अपने देश के अल्पसंख्यकों का ख्याल करेंगे। हम आज तक इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। मोहन भागवत ने आगे कहा है कि CAA से किसी मुसलमान को कोई समस्या नहीं होगी। CAA और NRC का हिंदू मुसलमान विभाजन से कोई वास्ता है ही नहीं। सियासी लाभ के लिए इसे सांप्रदायिक रूप दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 1930 से योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों की आबादी बढ़ने की कोशिश हुई। ऐसा विचार था कि आबादी बढ़ाकर अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। ये विचार पंजाब, सिंध, असम और बंगाल के बारे में था। कुछ मात्रा में ये सत्य हुआ। भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान हो गया, किंतु जैसा पूरा चाहिए था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए RSS प्रमुख मोहन भागवत ने आगे कहा है कि हमें विश्व से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र सीखने की आवश्यकता नहीं है। हम हमारी परंपराओं में हैं, हमारे खून में हैं। हमारे देश ने इन्हें लागू किया है और इन्हें जीवित रखा है। दोस्तों, बंगाल की CM और TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा है कि हम देश और मेरे प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहते हैं। हमने पैसे, बाहुबल, माफिया ताकत और सभी एजेंसियों के खिलाफ जंग लड़ी है। बुधवार को TMC शहीद दिवस पर एक वर्चुअल संबोधन में ममता बनर्जी ने कहा है कि तमाम बाधाओं के बाद भी हम जीते, क्योंकि बंगाल की जनता ने हमें वोट दिया और हमें देश दुनिया के लोगों का आशीर्वाद मिला। CM ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि आप एजेंसियों को इस्तेमाल करके विपक्ष को परेशान करते हैं, किंतु बंगाल ने आपको हरा दिया। जितना नीचे गिरना था आप नीचे गिरे। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि भारत को विकास परक राजनीति की आवश्यक है। भारत को किसान, उद्योग, महिला, बच्चे, दलित का विकास आवश्यक है, किंतु आप यानी कि मोदी सरकार ये सब नहीं करते हैं। आप उनको परेशान कर सकते हैं जो जनता और विकास के लिए कार्य करते हैं। दोस्तों, RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि जब भी बिहार की राजनीति की बात होती है तो उसमें लालू प्रसाद यादव का नाम पहले आता है। उनके अंदाज के बारे में चर्चा करते हुए उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने लालू प्रसाद यादव के तजुर्बों के बारे में बताते हुए कहा है कि उनके पास जो अनुभव है उसे किसी स्कूल या फिर कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। यह शिवानंद तिवारी ने कहा है कि RJD के स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव का जबरदस्त भाषण हुआ। मैंने सोचा नहीं था कि तबीयत खराब होने के बाद भी लालू प्रसाद यादव इतना शानदार भाषण दे सकेंगे, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से पॉलिटिकल भाषण दिया। तेजस्वी यादव को पिता के अनुभव का लाभ मिल रहा है। यह मीडिया का ख्याली पुलाव है कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। यह आपको बता दें कि RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं। मंगलवार को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि लालू परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति RJD का राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बन सकता है। यदि ऊंचे पद किसी अन्य को दिया भी गया तो यह केवल मुखौटा होगा। इसके बाद बुधवार को इस पर शिवानंद जिवारी ने पलटवार किया है। RJD के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा है कि पार्टी में क्यों बदलाव होगा और क्या बदलाव होगा। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो उससे क्या होगा। RJD को संभालना कोई पहाड़ का काम नहीं है, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। मीडिया का ख्याली पुलाव है कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। दोस्तों, बिहार के गया जिले में ताबड़तोड़ धर्मांतरण का खेल जारी है। अब गया के डोभी प्रखंड के 500 से ज्यादा लोगों के धर्म बदलने का मामला सामने आया है। इससे पहले गया शहर के नगर प्रखंड में स्थित नैली पंचायत के बेलदिया गांव में करीब 50 परिवारों के धर्मांतरण का मामला सामने आया था। एक न्यूज चैनल की टीम ने डोभी प्रखंड के कई पंचायतों में पड़ताल किया। पता चला कि लोगों की बीमारी ठीक करने से लेकर वेतन तक के लालच से धर्म बदला जा रहा है।
दोस्तों अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी सक्रिय हो गई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में मेडिकल कॉलेजों की सौगात देंगे। जैसे सिद्धार्थनगर जिले में 30 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी एक साथ 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द सिद्धार्थनगर जाकर कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेंगे। उसके बाद पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। दोस्तों बिहार के जेलों में सजा काट रहे कैदियों के बीच आज राहत की खबर आई है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे 38 बंदियों को आज रिहा किया गया है। जे मिली जानकारी के मुताबिक कैदियों को बिहार के विभिन्न जेलों से रिहा किया गया है। बताया जा रहा है कि रिहा किए गए बंदी 14 साल की सजा काट चुके हैं। इनमें केंद्रीय आदर्श बेऊर कारा से 8 बंदियों को रिहा किया गया है। जय कारा अधीक्षक के अनुशंसा पर सजा याफ्ता कैदी के अच्छे आचरण को लेकर उन्हें रिहा किया गया है। केंद्रीय आदर्श बेऊर कारा अधीक्षक ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में भी उन कैदियों को रिहा करने का फैसला किया गया था जिनके सजा की अवधि में 1 माह से लेकर 4 माह तक का समय बाकी है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।